हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे प्रकरण पर बात करने वाले हैं कि क्या एक वकील अपने प्रोफेशनल कार्य करता है तो उस पर भी प्रोफेशनल कार्य करने के लिए या अपने क्लाइंट्स की अपील फाइल करने के लिए या अपने क्लाइंट्स के केस को फाइल करने के लिए उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। जब भी एक वकील अपने क्लाइंट्स के लिए कोई कार्य करता है यानी किसी केस को फाइल करता है, उसमें जो भी चीज़ें वो करता है, जो भी उसके तथ्य प्रस्तुत करता है, वो सारे के सारे उस क्लाइंट के लिए होते हैं। तो क्या उस क्लाइंट के बचाव के लिए जो भी कार्य वो कर रहा है, उसके लिए भी उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है? आज हम लोग इसी विशेष पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है, जिसमें वकीलों के खिलाफ कर्तव्यों का पालन करने पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अब ये कारण क्या था, क्यों ऐसा उसके वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पेशेवर कर्तव्यों के लिए वकीलों को संरक्षण प्राप्त है। कानूनी पेशे की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। यदि अपील दायर करने जैसे पेशेवर कार्य के लिए वकील को साजिश का दोषी ठहराया गया, तो बार एसोसिएशन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह के कमेंट कोर्ट ने किए हैं। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में ये मैटर क्या है और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैटर जो है, ये जीएसटी से रिलेटेड है। हमारे वो भाई जो जीएसटी के केसेस देखते हैं और अपने क्लाइंट के लिए अपील फाइल करते हैं, वो लोग खास तौर से इस चीज को देखें, क्योंकि ये जीएसटी से ही रिलेटेड है और ये केवल एप्लीकेबल जीएसटी के नहीं, सभी चीजों के लिए भी है। लेकिन फिर भी मामला चूंकि जीएसटी का है, इसलिए हमारे जीएसटी के कंसल्टेंट भाई जो अपील वगैरह फाइल करते हैं, वो देखें कि अपील फाइल करने में आप प्री डिपॉजिट भी देते हैं, और जो प्री डिपॉजिट देते हैं उसी से रिलेटेड ये मैटर है, जिसमें ये बात कही गई है और ये मैटर उसी के संदर्भ में आया। मामला क्या है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी प्रयागराज का है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वकीलों को केवल अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपराधिक अभियोजन का सामना नहीं करना पड़े। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कानूनी पेशा ही खत्म हो जाएगा। ये मैटर है रामपुर का। इन इट्स अमेंडमेंट फ्रॉम दिस पिटीशन नाउ चैलेंज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डेटेड 4/10/2025 गिविंग राइज टू केस क्राइम नंबर 175 ऑफ 2025। अब ये मैटर क्योंकि रामपुर का है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 का है। अब इसमें जो मैटर है, जिसमें कि हमने बात की आपको कि जीएसटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक वकील साहब हैं। The short case of the petitioner is that he is an advocate enrolled with the Bar Council of UP since 20th December 2021. He practices and specializes in direct taxes and corporate laws. He is also an advocate on record before this court. His AOR number is being shown on Muhammad Haris is the proprietor of the firm called Messrs. MH Enterprises, having GST number this, with its registered office at Mohalla Magazine, Bareilly Gate, PS Sadar District, Rampur. He approves the petitioner and engaged him as his advocate to file an statutory appeal under Section 107 of the Goods and Service Tax Act 2017. तो जैसा कि आपने देखा कि जीएसटी की ये अपील हमें फाइल करनी थी सेक्शन 107 में, और जब हम जीएसटी की कोई अपील फाइल करते हैं उसमें हमें 10% प्री डिपॉजिट देना हो। तो इन्होंने भी 10% प्री डिपॉजिट दिया। assessing a sum of rupees 81,46,291। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 2022-23 के लिए अपील थी। अब इसमें जो 10% डिपॉजिट देना था वो इन्होंने कैसे दिया, और सारा विवाद जो है वो यहीं से स्टार्ट।
According to the instructions of his client, Mohammad Haris, the petitioner filed two online statutory appeals on 15th of August 2025 before the Appellate Authority 3 in accordance with Section 107 of the GST Act 2017. Uploading the Memorandum of Appeals and other required documents on the GST portal in respect of two identical orders dated 18/4/2025 passed by the Deputy Commissioner GST Sector 1, Rampur. It is emphasizes the payment of pre-deposit of 10% of the disputed tax by utilization of the input tax credit and electronic credit ledger of any assessee is permissible under CBIC 2001/2/2022 GST dated 6 जुलाई 2022। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये परमिसिबल था कि 10% प्री डिपॉजिट जो देना है वो हम क्रेडिट लेजर से दे सकते हैं। इसके लिए इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के एक जजमेंट का भी हवाला दिया। अब इसके बाद जो डिस्प्यूट शुरू हुआ वो ये हुआ कि ये जो आपने 10% प्री डिपॉजिट दिया है ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इनको एक नोटिस जारी कर दी। नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने बोला, it is then said the petitioner was intimated of the appellate authorities communicate on 22/9/2025 late in the night of 23/9/2025 and as the petitioner was to attend some urgent meeting at Ghaziabad, he expressed his inability to attend the hearing at Muradabad. The petitioner's client could not arrange an adjournment and the appellate authority dismissed the statutory appeal on ground of maintainability with the remark that pre-deposit of 10% of the disputed tax made by the SEC from the electronic ledger utilizing input tax credit was not acceptable as a valid tender. तो इन्होंने जो 10% प्री डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से दिया था उसको वैलिड नहीं माना और ना मानते हुए इन्होंने किया क्या कि उस अपील को खारिज कर दिया। उस अपील को खारिज करने के बाद इन्होंने उनके खिलाफ एक एफआईआर भी कर दी। अब जो एफआईआर की गई सारा दिक्कत वहीं से शुरू हुई कि जो एफआईआर की गई वो पेटिशनर और पेटिशनर क्लाइंट के खिलाफ भी की गई। The submission is that even if the petitioner acted in error, he was acting in a professional capacity. There is nothing to show that he was a partner in his client's business and therefore a conspirator. इन्होंने कहा कि आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है और आप जो है क्लाइंट के साथ मिले हुए हैं, इसलिए the further submission is that it is a very perilous proposition to accept that an advocate who enters appearance for his client and takes a particular course of action that he advised would land himself in mindset of a criminal prosecution on the change of a conspiracy with his client. तो इन्होंने माना कि उन्होंने क्लाइंट के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की क्योंकि नोटिस थी सेक्शन 74 की तो उन्होंने माना कि उसकी आईटीसी को आप कंज्यूम नहीं कर सकते थे और इन्होंने किया क्या The informant that is to say the GST officer who has been summoned in person was asked about the reason why he nominated the SEC's learned advocate in the FIR for his professional act in filing an appeal. कोर्ट ने इस चीज को गलत माना और उन्होंने कहा कि भाई आपने एडवोकेट को खिलाफ एफआईआर कैसे कर दी क्योंकि एडवोकेट तो अपना प्रोफेशनल वर्क कर रहा था उसको अपील फाइल करना है वो अपील फाइल कर रहा था ये तो उसका प्रोफेशनल वर्क है और जो उसने 10% प्री डिपॉजिट किया वो भी उसने जायज किया। आपके हिसाब से अगर कुछ गलत था तो आपको नोटिस तो क्लाइंट को देना चाहिए था आपने एडवोकेट को कैसे दे दिया एडवोकेट तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया गया और हाई कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेने के बाद इस बात को इस नोटिस को सर्व कराया लेकिन नोटिस सर्व कराने के लिए भी उस नोटिस से चूंकि वो बचने लगते हैं तो नोटिस से बचने न पाए इसलिए भी उन्होंने वहां के एसपी को बोला कि इनको जो है नोटिस पहुंचाई जाए और उनको रिसीव कराई जाए। We have heard Mr. Sushil Shukla, learned senior advocate, Mr. Anup Trivedi, learned additional advocate general, and Ms. Sadhana Singh, learned additional government advocate on behalf of the GST. इन सब लोगों को सुना गया और इसके बाद आफ्टर ए केयरफुल consideration of the matter, what we find is that the impugned FIR
lodged in this case, which has led to the police report and the order of cognizance violate all known principles of criminal liability. An advocate, by his profession, is authorized to represent his client who may have a case of any kind to be suited in a court or defended. एडवोकेट का काम है कि वो उसकी अपील को फाइल करे और उसके बचाव के लिए जो भी उचित हो वो सारे काम करे. An advocate by his profession is assigned to defend men charged with murders, rape, terror, offences, and it is her duty to defend them. If for doing a professional act like preparing an appeal, an advocate is to be held in conspiracy with his client. तो क्या वो अपने क्लाइंट को जब बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए जो भी चीजें प्रस्तुत करता है, तो क्या आप उसको मान लेंगे कि वो उसके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? It would be the end of the very existence of the bar and the right of an advocate to practice under the Advocate Act. It would indirectly also deprive the citizens of their right to the much valued right to legal assistance, because a person who practiced the profession of law before defending his client would be thinking about his own defense. अगर इस तरीके से मुकदमा किया जाएगा, यानी जैसे कि एक जीएसटी ऑफिसर ने मुकदमा कर दिया, इस तरीके से अगर मुकदमा किया जाएगा तो कभी वो अपने क्लाइंट का फेवर ले ही नहीं पाएगा. वो हमेशा यही डरता रहेगा कि कोई अगर हम एक्ट करते हैं और उसके खिलाफ मेरे खिलाफ ही मुकदमा ना कर दिया जाए. तो ये चीजें बहुत ही गलत हैं और उस अधिकारी को इस तरीके से कोई कार्य नहीं करना चाहिए था. उसने अपने बियॉन्ड जज जुरिडिक्शन जाकर के इस तरीके का काम किया, जिसको कोर्ट ने बहुत ही गलत ढंग से लिया. मतलब कोर्ट ने कहा कि बहुत गलत ढंग से किया गया है. Before he files a wakalatnama and takes steps on behalf of his client, this kind of situation which hits as the roots of the principle inherent under Article 14 and 21 of the Constitution. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है और प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ भी है कि किसी आप प्रोफेशनल ड्यूटी को जब वो अंजाम दे रहा उस समय आप उसके अगेंस्ट एफआईआर कर. Here, even if the Deputy Commissioner of the GST thinks that pre-deposit of the disputed tax could not be debited to the electronic ledger out of the input tax credit, the professional decision of the learned advocate to do so does not in any way make him a conspirator with the assessee. उसको conspirator with the assessee आप किसी भी हालत में नहीं मान सकते. It is purely a professional act and not at all something to do with his client's business. It was done in the course of filing an appeal and nothing more. It was based on a particular view of the law, whether right, wrong or utterly wrong. तो यहाँ पर इन्होंने जितने भी केस उनके खिलाफ वकील साहब के खिलाफ दाखिल किए गए थे उनको क्वेश्चन कर दिया और उनको तय मतलब ये ताकीद किया कि आइंदा से इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए. और इसके लिए उन्होंने द लर्नेड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रामपुर सेल काज एन एंट्री टू बी मेड इन रेड इंक इन द जनरल डायरी ऑफ पुलिस स्टेशन कोतवाली डिस्ट्रिक्ट रामपुर. तो इस तरह से इसको पेश किया गया. इसमें मेरा जो व्यू था कि इस तरीके का कार्य अधिकारी को अपनी लिमिट से बाहर जाकर के नहीं करना चाहिए था. जो भी काम था वो क्योंकि वो क्लाइंट के लिए काम कर रहा, अगर आप कोई चीज ऐसी पाते जिससे ये आप साबित कर पाते कि उनका उसके साथ लेना देना था और वो उसके बिजनेस में शामिल थे, तब आप कोई कार्रवाई करते तो कुछ उचित भी प्रतीत होती. लेकिन आपने बिना किसी चीज की जानकारी के सीधे सीधे उनका इन्वॉल्वमेंट मानते हुए एफआईआर कर दी, जो कि उचित नहीं है और कोर्ट भी इस चीज को उचित नहीं मानती है. तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया. इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं या कोई सजेशन है तो आप मुझे जरूर करें. थैंक यू.